नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इजराइल ने गजा में तहलका मचा रखा है। दिन हो या रात हो, गजा में सिर्फ बम और बारूद की बरसात हो रही है। नेतन्याहू को अब उनका पूरा फोकस गाजा सिटी पर ही है। गाजा सिटी को इजरायली सेना दहला रही है। बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। लोगों से साफ साफ गाजा सिटी को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। आलम तो यह है कि जो लोग गाजा छोड़ नहीं रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। मौतों के तांडव के बीच खौफ का यह आलम है कि एक रात में 20,000 लोगों ने गाजा खाली कर दिया है। मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो 1,70,000 के करीब लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और गाजा की स्थिति हर दिन भयंकर ही होती जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इंतकाम की आग में गाजा के साथ साथ मानवता को भी भस्म करके मानेंगे? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेतन्याहू का फिर बरपा कहर, गाजा में भयंकर गदर। इजराइल की अंधाधुंध बमबारी, गाजा पर हर दिन भारी। नेतन्याहू मचा रहे कोहराम, गाजा में त्राहिमाम त्राहिमाम। एक दिन 30 से ज्यादा मौत, 20,000 लोगों का पलायन। इजराइल का बारूदी प्रहार, गाजा में हाहाकार। इंतकाम की आग में इजराइल इस वक्त गाजा में आग उगल रहा है। हर दिन गाजा में इतनी बमबारी हो रही है कि 24 घंटे लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। गाजा में कब कहां से बमों की बरसात हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से इजराइल ने गाजा में बम बारूदों की बौछार की है, उसे देखकर लगता है कि गाजा में नेतन्याहू का मिशन क्लीन चल रहा है। एक तरफ कतर में 50 मुस्लिम देशों के नेताओं की मीटिंग चल रही है, तो इसी बीच इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए। इस दौरान कई ऊंची इमारतों को धुआं कर दिया। गाजा सिटी में इजराइल के एयर स्ट्राइक ने हालात और भयंकर बना दिए। Oh my God. Oh my God. Oh my God. खबरों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं लोगों में इतना खौफ है कि एक रात में 20,000 से ज्यादा लोगों ने गाजा से पलायन कर लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बिस्तर और जरूरी सामान बांधकर गाजा से पलायन कर लिया। कोई पैदल तो कोई गाड़ी में सामान रखकर बस यहां से निकल जाना चाहता है। इजराइल ने गाजा सिटी के लोगों को इलाका खाली करने को कहा है। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई गाजा के सबसे बड़े शहर पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से हो रही है। इजरायली सेना IDF के मुताबिक गाजा सिटी हमास का आखिरी गढ़ है। ऐसे में गाजा के कोने कोने को कब्जा करने के लिए इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। गाजा में कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन लोगों की मौत न हो रही। Oh my God. Oh my God. Oh my God. गाजा को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने के लिए नेतन्याहू ने सेना को पूरी छूट दे रखी। गाजा दिन रात दहल रहा है। गाजा में हमले की जो तस्वीरें सामने आ रही उसे देखकर लगता है कि गाजा में विनाशकाल चल रहा है। मौत का तांडव मचा हुआ है और लोग जिंदा रहने के लिए भाग रहे हैं। पहले से तबाह शहर में अब भुखमरी और विस्थापन की समस्या गहरी हो गई। कुल मिलाकर नेतन्याहू का बारूदी गुस्सा गाजा को भस्म करने पर आमादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। Oh my God. Oh my God. Something people money got.
और इस पर हमें और ज़्यादा जानकारी देने के लिए, डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल हैं राजन कोचर जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं राजन कोचर जी आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू अभी भी इस युद्ध पर किसी तरीके से विराम लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। गजा पर आखिर यह हमले कब जाकर के रुकेंगे सर? बाद आपने मुझे इस डिस्कशन में बुलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक बेंचमार्क हमको दिखा रहा है कि हमारी मानवता किस दिशा में जा रही है। गजा में आज आप देखिए 7 अक्टूबर को कोई याद नहीं कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो तबाही 7 अक्टूबर के बाद हुई है, 61,000 लोग मारे और उसमें से 80% ऐसे हैं जो बिल्कुल इनोसेंट हैं, उनका कोई लड़ाइयों से लेना न देना। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ह्यूमैनिटेरियन वहां पे इश्यूज हैं। हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक हो रहा है वहां पे। आज की डेट में आप देखिए कि कोई भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसी वहां पे फंक्शन नहीं कर पा रही है, बिकॉज इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पूरा वहां पे कब्जा कर रखा है। और अभी जो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको अभी पेश किया, देखिए आज हमको क्या देखना है। आपने एक सवाल किया कि ये थमेगा कब जी? मुझे नहीं लगता कि ये जब तक थमेगा जब तक इजराइल पूरा गजा के ऊपर कैप्चर कर देगा। और इजराइल की स्ट्रेटेजी क्या है आप देखिए। सबसे पहले नेतन्याहू ने अनाउंस कर दिया है कि वो एक 2 स्टेट सोल्यूशन में बिलीव नहीं करते। इसका मतलब कि पैलेस्टीनियंस का यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं है और एक 2 pronged स्ट्रेटेजी नेतन्याहू ने लगाई है। उसने खाली गजा को ही नहीं टारगेट किया, वेस्ट बैंक में भी आप देखिए रोज वारदातें हो रही है। और 22 जूइश सेटलमेंट्स का 10 साल के बाद ये 22 जूइश सेटलमेंट्स का कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। और ये मायने रखता है क्योंकि वेस्ट बैंक में भी वो चाहते हैं कि वहां पे इजरायली मैक्सिमम अपने तादाद में बसे। अब गजा में जो प्लान है नेतन्याहू का वो ये है, सारे पैलेस्टीनियंस को सेंट्रल गजा में मूव किया जाए। नॉर्थ और साउथ का जो गजा है उसको बिल्कुल खाली कराना चाहते हैं। और क्यों खाली कराना चाहते? बिकॉज वहां पे यूएस का इंटरेस्ट। नॉर्थ गजा में आपका यूएस का इंटरेस्ट है बिकॉज वहां पे जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं। उस तरीके से ऑलरेडी जो आपका हाइफा पोर्ट है जो इजराइल के कब्जे जो इजराइल की टेरिटरी में है, वहां पे 3 अमेरिकन कंपनीज ऑलरेडी 3 साल 4 साल से अपनी ऑयल और गैस की ड्रिलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि यहाँ पे खाली 22% जो इसका पोटेंशियल है इस एरिया का वो टैप किया गया। अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसलिए अमेरिका इंटरेस्ट है। दूसरा साउथ गजा में अगर मैं आपको लेके जाता हूं तो वहां पे शैलोम और आपकी राफा यू क्रॉसिंग्स हैं, वो एक मेन जरिया है इस गजा से बाहर जाने का, बिकॉज बाकी जरिया इज बाय सी। और सी को इजराइल टोटल डोमिनेशन में है, कंट्रोल करता है। वहां से कोई भी परिंदा ना तो अंदर आ सकता है ना तो बाहर जा सकता है। और साउथ को कंट्रोल करना इजराइल के लिए बहुत एक टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत जरूरी है। तो अब आप देखेंगे कि जब ये बमबारी आपकी शुरू हो गई, दोहा में अटैक हो गया, अभी इसको इजराइल को ये अभी लग रहा है कि पूरी वर्ल्ड ओपिनियन आज इजराइल के अगेंस्ट है। आप इसको जानते हैं, यूएन में भी इसको मीटिंग्स हो रही हैं आज की डेट में। तो ये कब तक अमेरिका इसको प्रोटेक्ट करेगा? तो इसलिए इजराइल अभी एक फास्ट ट्रैक मोड में चला गया है। आपने 60,000 एनलिस्टमेंट्स अभी देखी है जो आपकी कंस्क्रिप्शंस हुई है। इजराइल ने 60,000 अपनी
फौजों को इजाफा किया है, नए लोगों को लेके आए अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज अब ये एक कल्मिनेशन पॉइंट है इजराइल के लिए। अभी एक लास्ट स्टेज ऑफ बैटल हम जिसको बोलते हैं, आखिरी और इस निर्णायक स्टेज पे इजराइल पहुंच गया है, और उसके लिए हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि रोज बमबारी आपकी बढ़ती जा रही है, और इस तरीके की दहशत हो गई है कि वहां पे लोगों का पलायन शुरू हो गया है, और वही इजराइल चाहता है। बिकॉज उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि मैक्सिमम लोग यहां से निकल जाए। ठीक है सर। और एक मिनिमम लोगों को कंट्रोल करने के लिए इजराइल के पास फोर्सेस हैं, और वो इसको कंट्रोल करेंगे। लास्ट पॉइंट में इसको एक चीज देना मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के साथ खड़ा है। आज की डेट में जो भी स्टेटमेंट्स दोगला यूनाइटेड स्टेट्स यूएन में देता है अलग स्टेटमेंट, और यहाँ पे जिस तरीके से उसको एक मिलिट्री सपोर्ट और एक जो पॉलिटिकल सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के कंधे पे लड़ाई लड़ी जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी अरब देश जो इसका अपोज करेंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए हैं। सर, सवाल ये भी है कि एक दिन में क्या ये मामूली है 20,000 लोगों का पलायन कर जाना? क्योंकि ये दावा किया जा रहा है एक नए डेटा के अनुसार कि लगभग एक ही दिन में 20,000 लोगों ने गाजा को छोड़ दिया है जब से इजराइल की ओर से धमकी आई है। 30 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं महज एक दिन में। ये एक दिन का डेटा है। ऐसे में जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है लगभग $53 मिलियन का खर्च अब तक इजराइल इस युद्ध पर अब खर्च कर चुका है, और अभी भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ 10 लाख के आसपास लोग गाजा में अब तक रह रहे थे, लेकिन जितने 60,000 अब तक बताया जा रहा है कि ये डेटा सामने आया कि इसमें घायल और मृतकों की संख्या है। सर, ऐसे में जब इस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे तो आखिर गाजा के लोगों के लिए क्या कहीं कोई इंसानियत नहीं बची है? दूसरी तरफ अमेरिका अभी भी समर्थन कर रहा है इजराइल का, तो आखिर किस मुहाने पर जाकर? क्योंकि हमने देखा कि हमास का खात्मा करने के लिए 6 देशों तक इजराइल पहुंच गया है। ये क्या खुद के दम पे है या वाकई सिर्फ अमेरिका की ओर से सपोर्ट मिल रहा है इस वजह से? सुरभि, हो ये रहा है कि अमेरिका ने आंख मूंद कर 7 खून माफ इजराइल को सपोर्ट दी है। अमेरिका को दरकार है इजराइल की, क्योंकि इजराइल एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह से है। यानी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में है जो कि कभी डूब नहीं सकता, और इजराइल जो है एक जरिया है अमेरिका के लिए पूरे मिडिल ईस्ट पर, यानी पश्चिम एशिया पर, गल्फ कंट्रीज पर, पर्शियन गल्फ पर अपना कंट्रोल रखने के लिए। तो इजराइल चाहे कोई भी गुस्ताखी करे, अमेरिका कभी भी इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। अभी देखिए, इंटरनेशनल मापदंडों को दरकिनार करते हुए रूल बेस्ड वर्ल्ड में इजराइल ने जाकर कतार में, जो कि एक सार्वभौम सर्वशक्तिमान देश है, वहां पर घुसकर उसने हमास के लीडर्स पर हमला किया। मैं हमास के लीडर्स शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इजराइल कहता है कि वो हमास के आतंकवादी थे, लेकिन वो वहां पे दूत थे, वहां बातचीत के लिए पहुंचे थे। तो जब भी कोई बातचीत के लिए आया है तो उस समय के लिए उसको एज ए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन इजराइल ने जाकर वहां पर बमबारी की, उनको मारने की कोशिश की। हो ये रहा है कि नेतन्याहू को अब यकीन हो गया है कि बहुत जल्दी वो पूरे के पूरे गजा पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, 3 बड़े बड़े शहर हैं। दक्षिण में रफा है, नेतन्याहू ने पूरा कब्जा कर लिया है। मध्य में खान यूनिस है, आईडीएफ ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उत्तर में जो गजा शहर है, आईडीएफ का दावा है कि गजा शहर के 60% भूभाग पर अब आईडीएफ का कंट्रोल हो गया है। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो है गजा शहर का, जिसको जहां पर जबालिया रिफ्यूजी कैंप है, वो ही अब सिर्फ हमास के हाथ में है। तो नेतन्याहू ने अब अपने आईडीएफ को फुल हुक्म दे दिया है कि 7 अक्टूबर, एक सिंबॉलिक डे है, 7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे इस युद्ध के। नेतन्याहू ने आईडीएफ के कमांडर को बता दिया है कि 7 अक्टूबर तक जबालिया रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचना है। अब आईडीएफ दावा करती है कि वो जबालिया रिफ्यूजी कैंप से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर हम पिछले 15 दिन का युद्ध देखें, हर रोज आईडीएफ जो है करीबन 300 मीटर आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमास के जो फाइटर्स हैं वो हर गली, हर बिल्डिंग, हर कमरे के लिए लड़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आईडीएफ ने गली क्रॉस की, एक बिल्डिंग में घुस गए, लेकिन उसी बिल्डिंग में इस कमरे से उस कमरे में
जाने के लिए आईडीएफ के जो स्टॉर्म ट्रूपर्स हैं, उनके जो कमांडो हैं, उनको 45 मिनट लग जाते हैं। तो अगर हम एक एवरेज 300 मीटर भी मान लें तो अगले 15 दिन में जो बचा खुचा 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जबालिया रिफ्यूजी कैंप का, वहां तक पहुंच जाएंगे। नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो मोसाद और शिनबेत उनकी इंटरनल स्पाई एजेंसी है, उनका आंकलन ये था कि गजा के नीचे करीबन 2000 मीटर लंबी सुरंगें हमास ने बना ली हैं। अब उसमें से करीबन 1500 मीटर को ध्वस्त कर दिया है इजराइल ने 2 साल की लड़ाई में। करीबन 500 मीटर सुरंगें बची हैं जबालिया कैंप के नीचे, जिसमें अभी भी आईडीएफ अपने लड़ाकों को रखता है, आर्म्स अम्यूनिशन रखता है, और सबसे बड़ी बात है उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको वहां से मेंटेन करता है। सर, लेकिन तो इसमें जिनेवा कन्वेंशन का भी तो उल्लंघन हो रहा है, कई मासूम लोगों की भी तो जानें जा रही हैं सर। हाँ सुरभि, ये बहुत दुख की बात है कि यूनाइटेड नेशन में भी हमने देखा कि किस तरह से इजराइल के विरुद्ध बहुत ही कड़ा एक रुख अख्तियार किया गया। जेनोसाइड जो हो रहा है उसके बारे में तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन नेतन्याहू जानते हैं कि जब तक अमेरिका उनके साथ में है वह इन कैजुअलिटीज की परवाह नहीं करते, भले ही एक दिन में 30, 60 या 90 सिविलियंस, बच्चे, बड़े बूढ़े और औरतें मारी जाएं। हो क्या रहा है अभी? इजराइल को मालूम है कि जब तक वो हमले करता रहेगा, नेतन्याहू को मालूम है कि जब तक वो इस तरह के हमले करते रहेंगे तब तक इजराइल के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट है नेसेट में जो देखिए नेतन्याहू की जो रूलिंग पार्टी है वो नेसेट में माइनॉरिटी है। तो नेतन्याहू अपने विरोधी पक्ष को खामोश रखने के लिए ये सब जबरदस्त हमले कर रहे हैं। उनके लिकुद पार्टी में भी कुछ विरोधी खड़े हो गए हैं। और तो और नेतन्याहू के विरुद्ध इजराइल के कोर्ट में करीबन 7 कोर्ट केस चल रहे हैं, करप्शन के, भाई भतीजावाद के, उनकी वाइफ पर केस चल रहे हैं। और तो और हम जो मोसाद है, आईडीएफ के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया है नेतन्याहू के पास ऊपर कि जब उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 7 अक्टूबर 2023 से पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि हमास एक हमला करने वाला है, लेकिन नेतन्याहू ने उनके एडवाइस को दरकिनार कर दिया। तो नेतन्याहू इन सब क्रिटिसिज्म से कब तक बचे रहेंगे? उनको मालूम है कि जब तक वो जबरदस्त हमले करते रहेंगे, क्योंकि जिस दिन सीज फायर डिक्लेयर हो गया उस दिन नेतन्याहू की गद्दी नहीं बचेगी। अगले साल के अंत में वहां पे इलेक्शन है। लिकुड पार्टी जो है नेतन्याहू की पार्टी, उसको ग्राउंड रूट पर बहुत ही प्रोटेस्ट मिल रहा है क्योंकि वो अपने बंधकों को नहीं छुड़वा पाए हैं। 20 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। तो नेतन्याहू चाहते हैं कि अगर लिकुद पार्टी को अगला इलेक्शन जीतना है, उन्हें ये भयंकर हमले करते रहेंगे, भले ही कितनी ज्यादा ह्यूमन त्रासदी हो। ठीक है सर, ठीक है। अब सर राजन कोचर जी, ये अगला सवाल सर मेरा आपसे है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिन 6 देशों का इससे पहले भी मैंने जिक्र किया, चाहे वो ट्यूनीशिया हो, लेबनान हो, सीरिया हो, गजा है, या फिर इसके अलावा भी सर हमने कतर पे भी देखा कि कतर पर भी हमला करने से नहीं चूके नेतन्याहू, और अभी भी वो जिस इरादे से बैठे हुए, अभी जैसे यूके देवनाथ सर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक तो इलेक्शंस का भी फर्क पड़ता है इस पूरे सिनारियो को लेकर के, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं क्या वाकई मासूम बच्चों की, मासूम लोगों की जानों का कहीं कुछ नहीं है? क्या वो इंसानियत पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? जिनेवा कन्वेंशन का को लागू किया गया था इन्हीं कारणों की वजह से कि कम से कम मासूम लोगों की जिंदगियों को तो सुरक्षित रखा जा सके। वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना सिर्फ क्या इतना तक ही सीमित रह गया सर, लेकिन उसके बाद भी वो खौफ तो हमें कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है, युद्ध तो जारी है। मैं आपका जो सवाल है वो मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। एक जो इंटरनल सिचुएशन इजराइल की है और एक जो एक्सटर्नल इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन। और हमको ये लगता है कि नेतन्याहू का बहुत ऑपोजिशन है और वो इंटरनली इतने मजबूत नहीं है और बाकी पार्टीज ने उनका समर्थन विड्रॉ किया और वो माइनॉरिटी में चले गए। ये एक मिथ है, ये एक नैरेटिव है जो कुछ मीडिया में हमको सुनने को मिलता है और मैं इस चीज को एक क्लैरिटी देना चाहता हूं। आज अगर आप इजराइल को अंडरस्टैंड करें कि उनके लिए एक अपना वजूद और एक अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वो
अपने लिए सबसे सामने रखते हैं। बाकी इंटरनल चीजें उनके आपसी जो मतभेद है वो सेकेंडरी हो जाते हैं जब इस तरीके की चीज सामने आती है। और इसीलिए जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो नेतन्याहू को विरोध कर रही थी, वो नेतन्याहू को इशू बेस्ड सपोर्ट दे रही है। इसका मतलब कि गजा के मामले में, पैलेस्टीनियंस के मामले में वो 100% सपोर्ट नेतन्याहू को मिल रहा है। इसीलिए अगर आप देखते हैं इसको, क्या अपना वजह आपको लगती है कि नेतन्याहू के ऊपर कोई भी शिकन नहीं है, वो अपनी इंटरनल सिचुएशन के बारे में बिल्कुल निश्चिंत है और उनको अपने फ्यूचर की भी चिंता नहीं है। देखिए फ्यूचर किसने देखा है? आप इलेक्शंस की बात करते हैं, आपको नहीं पता इलेक्शंस में क्या होने वाला है। अमेरिका का बहुत बड़ा इसमें हाथ होने वाला है, रोल इसको अमेरिका प्ले करेगा। आपने नहीं देखा अमेरिका जो साउथ एशिया में किस तरीके से इंटरफेयर करके रिजाइम चेंज इस करवा रहा है। तो आपको इस चीज का अमेरिका का जो फैक्टर है वो आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और इसको ये है इंटरनल सिचुएशन जो मैं इसको समझता हूँ इजराइल में। अब आप एक्सटर्नल पे आ जाइए। देखिए एक्सटर्नल सिचुएशन में मैं खास तौर पे अरब कंट्रीज का जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए आज की जो हमको स्टेट हमको देखने को मिल रही है, कौन सी अरब कंट्री है ईरान के अलावा जिसने इजराइल का सामना किया? कोई ऐसी कंट्री का आप मुझे नाम दे दीजिए, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, आप इसका नाम दे दीजिए मुझे, जिसने इजराइल के साथ अपने संबंधों को खत्म कर दिया है, स्पेशली जब 60,000 से ज्यादा आपके पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं। और दोहा इंसिडेंट के बाद, दोहा एक बहुत बड़ा मैं इसको समझता हूँ वाटरशेड, मैं इसको एक वाटरशेड इवेंट इसको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इजराइल ने पहली बार एक अरब कंट्री के ऊपर हमला किया। बिल्कुल। जो इजराइल का दुश्मन नहीं है। यूसी ईरान के ऊपर हमला करना अलग बात है, दोहा के ऊपर हमला करना या अपने कतार के ऊपर करना एक अलग बात है। और कतार के हमले के बाद, और ये मैं आपको इसको गौर, आपका फोकस मैं वहां पे ले जाना चाहता हूं, और आप स्टेटमेंट्स सुनिए जो अमेरिका से आ रही है। ठीक है सर। जो आपके ट्रम्प की आ रही है, उसके एडवाइजर्स की आ रही है, और स्टीव विटकॉक जो इस एरिया के इंचार्ज हैं, और रूबियो, दोनों ने अपने क्या स्टेटमेंट्स दिए। कहीं पर भी इजराइल का विरोध नहीं है, ठीक है सर, किसी भी स्टेटमेंट्स पे। और यूनाइटेड नेशंस में आज इस्लामिक कंट्रीज की अलग से एक सीक्रेट मीटिंग हो रही है, 50 से ज्यादा कंट्रीज इकट्ठी हो रही हैं, वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगी, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। अब उनके पास दम नहीं है इजराइल को कन्फ्रंट करने का, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स के 12 बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, और हर एक जो एक मजबूत अरब देश है, ठीक है सर, आज वेस्ट एशिया में, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज उनके अपने मिलिट्री बेसिस है, उनकी सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स देखता है। अब आपको एक लास्ट पॉइंट में देता हूं, कतार में, दोहा में यूनाइटेड स्टेट्स का भी मिलिट्री बेस है, इसके बावजूद इजराइल ने अटैक किया। इसका ये मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स से बोल के सलाम, इसको मशवरा करके, सलाह मशवरा करके उसके ऊपर अटैक हुआ है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की भी कॉम्प्लिसिटी है, बिकॉज ये अगर लड़ाई को आपने जल्दी, ठीक है सर, यानी कि हम ये वाकई में मान सकते हैं कि इस लड़ाई को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो अमेरिका था, लेकिन अमेरिका तो समर्थन दे रहा है, और अभी तब तक नेतन्याहू नहीं मानेंगे जब तक कि वो अपनी जिद को पूरा नहीं कर लेते, हमास का पूरी तरीके से खात्मा नहीं कर देते, या गजा पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता है। बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल यूके देवनाथ जी भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और तमाम डिटेल्स हम तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।